अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्वेस फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक जायजा ले रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कंपनी क्वेस फूड्स करती क्या है? हमारे पास जो तफसील है उसके मुताबिक क्वेस फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड पाकिस्तान में कायम कंपनी है जी। और ये खाने पीने की चीजें बनाती और बेचती है। इनकी वो प्रोडक्ट्स की लिस्ट तो काफी लंबी चौड़ी लग रही है। हाँ, काफी मुतनव्वे रेंज है उनकी। जी, इसमें जैम है, जेली है, शरबत, कस्टर्ड पाउडर, अचार भी हैं, एसेंस, जूस और वो जो होती हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। यानी फिजी ड्रिंक्स। हाँ, फिजी ड्रिंक्स। और सिर्फ यही नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट ड्रिंक्स, आइसक्रीम सिरप और मुख्तलिफ किस्म के शरबत सिरप भी बनाते हैं ये। और ये सब कुछ क्वेस ब्रांड के नाम से बिकता है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बेचते, अपनी चीजें एक्सपोर्ट यानी बरामद भी करते हैं। अच्छा। कंपनी की तारीख देखें तो 1980 में बनी थी ये। हाँ। और हेडक्वार्टर कराची में है। मतलब कोई नई कंपनी नहीं है, 40 साल से ज्यादा हो गए इनको। सही। तो बुनियादी तौर पर ये फूड और बेवरेज सेक्टर में काम कर रहे हैं और काफी वसी रेंज है उनकी प्रोडक्ट्स की, मतलब नाश्ते की चीजों से लेकर मशरूबात तक। ये तो हो गई कंपनी के कारोबार की बात। अब आते हैं वो असल नंबर्स पे। जी, मालियाती कारकर्दगी पर। हमारे पास 30 सितंबर 2025 को खत्म होने वाली सहमाही का वो गैर ऑडिटेड शुदा नफा और नुकसान का गोशवारा है और हम इसका मुवाजना करेंगे पिछले साल की इसी मुद्दत से, यानी 30 सितंबर 2024 वाली सहमाही से। जी हाँ, ये मुवाजना यानी ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन हमें ट्रेंड समझने में मदद देता है। तो सबसे पहले सेल्स यानी फरोख्त। 30 सितंबर 2025 वाली सहमाही में क्विज फूड्स की सेल्स थी 425.7 मिलियन रुपए, जी। जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में ये थी 278.9 मिलियन रुपए। साल बा साल अगर देखें तो ये तकरीबन 52.6% बनता है। 52% से ज्यादा। जी हाँ, इतनी ज्यादा सेल्स ग्रोथ का मतलब हो सकता है कि या तो उनकी प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत बड़ी है, या उन्होंने मार्केट शेयर हासिल किया है, या कीमतें बढ़ाई हैं, या शायद इन सब का कुछ मजमुआ हो। ये तो बहुत मुस्बत इशारा है। बिल्कुल, किसी भी कंपनी के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अच्छा, सेल्स के बाद आती है कॉस्ट ऑफ सेल्स या फरोख्त की लागत, यानी जो माल बेचा उसे बनाने पर खर्चा कितना आया। जी, बराह रास्त लागत। 2025 की सेमाई में ये थी 343 मिलियन रुपए, जबकि 2024 में 225.8 मिलियन रुपए थी। तो लागत में भी इजाफा हुआ है, जो कि जाहिर है सेल्स बढ़ी हैं तो लागत भी बढ़ेगी। कितना इजाफा हुआ लागत में? लागत में इजाफा तकरीबन 51.9% है, जो सेल्स में इजाफे 52.6% के काफी करीब है। इसका मतलब है कि शायद फी यूनिट लागत में ज्यादा तब्दीली नहीं आई। ठीक है, तो इन दोनों से निकलता है मजमूई मुनाफा यानी ग्रॉस प्रॉफिट। जी, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। 2025 में ग्रॉस प्रॉफिट रहा 82.7 मिलियन रुपए, जबकि 2024 में था 53 मिलियन रुपए। यहाँ भी इजाफा है तकरीबन 56% का। ये सेल्स के इजाफे से भी थोड़ा सा ज्यादा है। ओह, अच्छा। और इससे भी अहम चीज होती है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, यानी हर 100 रुपए की सेल पर ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया। वो कितना रहा? 2025 में ये मार्जिन तकरीबन 19.4% था। 82.7 को 425.7 से तकसीम करें तो 19.4%। जी, और 2024 में ये 19.0% था। 53.0 को 278.9 से तकसीम करें तो मार्जिन में थोड़ी सी बेहतरी आई है। बिल्कुल, ये मामूली बेहतरी भी अहम होती है। ये इशारा दे सकती है कि कंपनी या तो अपनी पैदावारी लागत को कंट्रोल कर रही है या कीमतें मौसर तरीके से बढ़ा रही है। सही। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आते हैं ऑपरेटिंग अखराजात, यानी कारोबार चलाने के दूसरे खर्चे। जी, इसमें मेन 2 हिस्से होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, तो 2025 में डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट यानी माल को मार्केट तक पहुंचाने का खर्चा ये था तकरीबन 59 मिलियन रुपए। जी। और 2024 में ये था 34.6 मिलियन रुपए। दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यानी दफ्तर वगैरह के इंतजामी अखराजात, वो 2025 में थे तकरीबन 16 मिलियन रुपए। और 2024 में 12.8 मिलियन थे। जी। अच्छा, यहाँ एक बहुत बहुत दिलचस्प नुक्ता है। क्या? देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन के अखराजात में तकरीबन 70% का इजाफा हुआ है। 70%। 70%?
सेल्स तो 53% बढ़ी थी। जी बिल्कुल, ये सेल्स ग्रोथ से कहीं ज्यादा है, जबकि इंतजामी अखराजात में इजाफा तकरीबन 25% है, जो ज्यादा आप कह लें समझ में आता है। तो मजमूई ऑपरेटिंग अखराजात भी काफी बढ़े हैं, 2025 में 75 मिलियन रुपए, जबकि 2024 में 47.4 मिलियन रुपए थे। लेकिन इसमें बड़ा हिस्सा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का है। ये 70% इजाफा डिस्ट्रीब्यूशन में, ये थोड़ा परेशान कुन नहीं? इसकी क्या वजह हो सकती है? हो सकता है कंपनी ज्यादा दूर दराज इलाकों में जा रही हो, ट्रांसपोर्टेशन लागत, फ्यूल की कीमतें बढ़ गई हों। या शायद मार्केटिंग और इश्तिहारों पर ज्यादा खर्च किया हो, वो भी इसी में आता है। जी हाँ, अक्सर वो भी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में शामिल किया जाता है, तो ये भी हो सकता है। बहरहाल ये एक ऐसा एरिया है जिस पर कंपनी को जरूर गौर करना होगा कि ये इजाफा क्यों हुआ और क्या ये पायदार है। सही। तो इन ऑपरेटिंग अखराजात को ग्रॉस प्रॉफिट से निकाल दें तो हमें मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी कंपनी ने अपने कोर बिजनेस से कितना कमाया। 2025 में ये था 7.8 मिलियन रुपए, जबकि 2014 में 5.7 मिलियन रुपए। तो देखें, ऑपरेटिंग अखराजात खास तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन वाले इतने ज्यादा बढ़ने के बावजूद ऑपरेटिंग मुनाफे में फिर भी तकरीबन 37% का इजाफा है। अच्छा। इसका मतलब है कि सेल्स में जो जबरदस्त इजाफा हुआ था उसने बढ़े हुए अखराजात के असर को काफी हद तक जज्ब कर लिया। ठीक है। इसके बाद कुछ छोटी आइटम्स हैं, दीगर ऑपरेटिंग आमदनी। अदर ऑपरेटिंग इनकम। जी, 2025 में ये 0.4 मिलियन रुपए थी, 2024 में 0.65 मिलियन थी, थोड़ी कम हुई है। जी, मामूली कमी है। और फाइनेंस कॉस्ट यानी सूद वगैरह की अदायगी, ये तो बहुत ही कम है, 2025 में सिर्फ 17,733 रुपए। हाँ, और 2024 में 3,804 रुपए थी। इजाफा तो है परसेंटेज में, लेकिन असल रकम बहुत कम है। इसका मतलब है कंपनी पर कर्जा बहुत कम होगा। लगता तो यही है। कम फाइनेंस लागत आमतौर पर कम कर्ज की निशानदेही करती है। ठीक है, इन सब को मिलाकर हम पहुंचते हैं लीवीज और टैक्सेशन से पहले मुनाफा पर। प्रॉफिट बिफोर लीवीज एंड टैक्सेशन। 2025 में ये था 8.2 मिलियन रुपए, जबकि 2024 में 6.3 मिलियन रुपए। अब एक और दिलचस्प आइटम है, लीवीज। जी। 2025 में लीवीज की रकम है 4.65 मिलियन रुपए, जबकि 2024 में ये 5.1 मिलियन रुपए थी। देखें, 2025 में लीवीज से पहले का मुनाफा 2024 से ज्यादा है, तकरीबन 29% ज्यादा। जी हाँ, लेकिन इस ज्यादा मुनाफा पर जो लेवीज लगी हैं वो 2024 से कम है, तकरीबन 9% कम। ये कैसे हो सकता है? ज्यादा मुनाफा पर तो ज्यादा टैक्स या लेवी होनी चाहिए ना? आमतौर पर तो ऐसा ही होता है। लेवीज अक्सर किसी खास इंडस्ट्री या प्रोडक्ट पर लगने वाले चार्जेस होते हैं। इस कमी की वजह इस खुलासा रिपोर्ट से तो पता नहीं चल रही। हो सकता है लेवीज के कवानीन बदले हों, या उनका हिसाब किसी और चीज़ पर होता हो, या शायद पिछले साल कोई एक बार लगने वाली लेवी थी जो इस साल नहीं है। ये समझने वाली बात है। जी, इसकी वजाहत तफसीली अकाउंट्स में ही मिलेगी। तो इस कम लेवी की वजह से टैक्सेशन से पहले मुनाफा पर क्या असर पड़ा? बहुत बड़ा असर पड़ा। 2025 में टैक्स से पहले मुनाफा यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन हो गया 3.54 मिलियन रुपए। 3.54 मिलियन। जी, जबकि 2024 में ये सिर्फ 1.23 मिलियन रुपए था। 1.23 मिलियन से बढ़कर 3.54 मिलियन। बिल्कुल, ये साल बसाल तकरीबन 187% का जबरदस्त इजाफा है। इसमें कम लेवीज का बहुत बड़ा हाथ है। 187%? वाह। जी। और टैक्सेशन का क्या बना? रिपोर्ट में तो दोनों साल 0 लिखा है। जी हाँ, टैक्स सिफर दिखाया गया है। इसकी भी कई वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है कंपनी को कोई टैक्स छूट हासिल हो, या पिछले सालों के नुकसानात को इस साल के मुनाफे से एडजस्ट किया गया हो। अच्छा। इसकी तफसील भी मुकम्मल अकाउंट्स में ही होती है। तो आखिरकार सब कुछ निकालकर, यानी लीवीज और टैक्स के बाद जो खालिस मुनाफा बचा, प्रॉफिट आफ्टर लीवीज एंड टैक्सेशन, वो कितना रहा? 2025 की इस सहमाही में ये 3.54 मिलियन रुपए रहा। यानी इतना ही जितना टैक्स से पहले था, क्योंकि टैक्स सिफर था।
जी बिल्कुल। और 2024 की इसी सहमाही में ये था 1.23 मिलियन रुपए। तो यहाँ भी वही 187% का इजाफा। जी हाँ, खालिस मुनाफे में 187% का शानदार इजाफा। ये फाइनल बॉटम लाइन है। इससे जाहिर होता है कि सेल्स में ज़बरदस्त इजाफे और वो गैर मुतवक्का तौर पर कम लीवीज ने मिलकर कंपनी की मुनाफा बख्शी को बहुत बेहतर किया है, बावजूद इसके कि ऑपरेटिंग अखराजात खास तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन वाले काफ़ी बड़े थे। ठीक है। और आखिरी अहम अदद, फी शेयर आमदनी या ईपीएस, यानी अर्निंग पर शेयर। जी ये बताता है कि हर एक शेयर पर कंपनी ने कितना कमाया। 2025 में ये थी 0.036 रुपए। यानी तकरीबन 3.5 पैसे फी शेयर। जी, जबकि 2024 में ये थी 0.013 रुपए। तो ईपीएस में भी उतना ही इजाफा हुआ जितना खालिस मुनाफे में, यानी तकरीबन 187%। ये बराह रास्त मुनाफे में इजाफे को जाहिर करता है। और ये शेयर होल्डर्स के लिए अहम होता है। जी, ये शेयर होल्डर्स के लिए एक किलीदी मैट्रिक है। ये बताता है कि उनकी सरमायाकारी पर कंपनी कितना कमा रही है। ईपीएस में तकरीबन 3 गुना इजाफा, ये एक बहुत ही मजबूत बात है। जबरदस्त। तो अगर हम इस सारे तज्जिए का खुलासा करें तो क्या अहम बातें सामने आईं? देखिए, खुलासा ये है कि 30 सितंबर 2025 को ख़त्म होने वाली सहमाही क्विस फूड्स के लिए पिछले साल के मुकाबले में माली तौर पर काफ़ी बेहतर रही। अहम नुकात या की टेकअवेज ये हैं। पहला, सेल्स में बहुत मजबूत इजाफा हुआ, तकरीबन 53%। ये मार्केट में अच्छी पोजीशन दिखाता है। ठीक। दूसरा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में मामूली सी बेहतरी आई, जो कि मुस्बत है। तीसरा और शायद सबसे काबिल गौर नुक्ता, डिस्ट्रीब्यूशन के अखराजात में तशवीशनाक हद तक इजाफा, तकरीबन 70%। ये सेल्स ग्रोथ से ज्यादा है, इस पर तवज्जो की जरूरत है। जी। चौथा, लीवीज की रकम में गैर मुतवक्के कमी, जिसने मुनाफे को बहुत बढ़ावा दिया, लेकिन इसकी वजह वाजे नहीं। सही। और पांचवा, इन सब का नतीजा खालिस मुनाफा और फी शेयर आमदनी ईपीएस में शानदार इजाफा, तकरीबन 187%। तो मजमूई तौर पर तस्वीर तो काफ़ी मुस्बत लगती है, लेकिन साथ ही ये बढ़े हुए डिस्ट्रीब्यूशन अखराजात और लीवीज में कमी जैसे सवालात भी छोड़ती हैं, जिनके जवाबात अहम होंगे। बिल्कुल। तो आज हमने क्विस फूड इंडस्ट्रीज की कारोबारी दुनिया और इसकी हालिया माली कारकर्दगी को समझने की कोशिश की। जी, हमने देखा कि कंपनी रोज़मर्रा इस्तेमाल की बहुत सी चीज़ें बनाती है और माली तौर पर कम से कम इस तिमाही में 30 सितंबर 2025 वाली उसने सेल्स और मुनाफा दोनों में नुमाया तरक्की की है। बिल्कुल, आदादो शुमार एक तरफ तो मजबूत तरक्की दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही वो अखराजात के इंतज़ाम, ख़ास तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स और कुछ बैरूनी अवामिल जैसे लेवीज़ के बारे में अहम सवालात भी उठा रहे हैं। सही कहा। ये सिर्फ नंबर्स नहीं होते, ये कंपनी की हिकमत अमली और कारकर्दगी के इशारे होते हैं। और आखिर में सामीन के लिए एक सोचने का नुक्ता छोड़ जाते हैं। क्या क्विस फूड्स की फरोख्त में ये जो तेज इजाफा हमने देखा, क्या ये मार्केट में हकीकी तौर पर उनकी पोजीशन मजबूत होने की वजह से है या इसमें कोई वक्ती अवामिल भी शामिल हैं? अच्छा सवाल है। और इससे भी अहम बात, क्या कंपनी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन की बढ़ती हुई लागत को काबू में ला पाएगी ताकि ये यकीनी हो कि मुस्तकबिल में भी सेल्स में इजाफा इसी तरह मुनाफे में तब्दील होता रहे? जी, ये पायदार तरक्की के लिए बहुत अहम सवालात हैं। बिल्कुल। इन पहलुओं पर गौर करना इस कंपनी की तवील मुद्दती कारकर्दगी का अंदाजा लगाने में मदद दे सकता है।